इन 3 तारों को आपने कभी ना कभी देखा होगा और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये 3 तारे एक ही लाइन में क्यों हैं। लेकिन इजिप्टियंस की भी नज़र इन 3 तारों पर कुछ ज़्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 गीज़ा के पिरामिड्स है ये भी इन्हीं 3 तारों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो क्या एंशिएंट इजिप्टियंस कुछ ऐसा जानते थे इन 3 तारों के बारे में जो आज तक हम जान नहीं पाए? बिना टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिड्स बनाना, पिरामिड्स का हर डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन होना और सबसे बड़ा रहस्य इजिप्ट के एक टेम्पल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यूएफओ के कार्विंग्स मिलना, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या एंशिएंट इजिप्टियंस का वाकई में कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट रहा होगा? आज के समय में भी दोस्तों जब हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ओरायन कॉन्स्टेलेशन में नजर डाली तो हमें ओरायन नेबुला में 80 से भी ज्यादा नए एक्सोप्लैनेट्स मिले। मैंने आज तक कोई और टॉपिक पर इतनी मेहनत नहीं करी, इतनी रिसर्च नहीं करी जितना समय मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करने में लग गया। एक एक करके ओरायन कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड्स के इन राजों पर से पर्दा उठाने का समय आ गया है। एंड ट्रस्ट मी, आपको एंड तक कुछ ऐसा पता लगेगा जिसके बारे में आप आज तक नहीं जानते थे। एंशिएंट इजिप्टियंस ओरायन कॉन्स्टेलेशन में अपने गॉड्स को देखा करते थे। वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि मरने के बाद उनकी आत्मा ओरायन कॉन्स्टेलेशन में ही जाएगी और उन्हें वहां एक नई लाइफ मिलेगी। पिरामिड्स को बनाने में दोस्तों फेरोस का बहुत बड़ा हाथ था। आप फेरोस को उस जमाने के राजा महाराजा समझ सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल लोगों के द्वारा इन फेरोस को इज्जत मिलती थी वो इन्हें भगवान का दर्जा देते थे। ऐसा माना जाता था कि फेरोज भगवान के चुने गए लोग हैं जो अमन और शांति लाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये ज्यादा यूनिटी होने के कारण फेरोज के पास एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स था। उस समय हर कोई फेरोज को खुश करने में लगा रहता और हर कोई इनके बातों को मतलब मानता था और ये सारे के सारे पिरामिड्स जो है फेरोज के ऑर्डर्स पर ही बनाए गए हैं। जो इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उसको फेरो खुफू के द्वारा बनाया गया था और थोड़े समय बाद खुफू के बेटे खाफर ने उसके बाजू को एक और पिरामिड बनाया। फिर उसके थोड़े समय बाद एक तीसरा पिरामिड इसके बाजू बना। अब वो बनाया गया था खाफर के बेटे मेनकौर के द्वारा। अब दोस्तों अब के समय कुछ एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि शायद ये तीनों पिरामिड्स को एक साथ बनाना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये तीनों पिरामिड्स एक ही साथ एक ही समय पर प्लान करके नहीं बनाए गए थे। अलग अलग समय पर ये तीनों पिरामिड्स बनाए गए हैं और ऐसा हो सकता है कि शायद ये एक कोइंसिडेंस हो और उन्होंने तारों को देखकर इन तीनों पिरामिड का जो है अलाइनमेंट ऐसा नहीं रखा होगा। इस थ्योरी को ओरायन कोरिलेशन थ्योरी का नाम दिया गया है और सबसे पहले इसको रॉबर्ट बुवेल ने पॉपुलर किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को बस एक फ्रिंज थ्योरी मानते हैं जिसके कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि ओरायन बेल्ट और इन 3 पिरामिड्स का एक ही साथ मैच करना, इसका हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, कोई ऐसा रिटर्न सबूत नहीं मिला है कोई भी इजिप्ट के दीवारों में या फिर उनके कोई भी टेक्स्ट में। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन हमारे कोई मॉडर्न डे बिल्डिंग को देखकर जो तीनों एक ही लाइन में है उसको ये समझ ले कि शायद हमने इन 3 बिल्डिंगों को इंटेंशनली इन 3 तारों को ध्यान में रखकर बनाया होगा। पर इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद दोस्तों एक्सपर्ट्स ने ये वाकई में जानने की कोशिश की है कि अगर ओरायन कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड्स का कुछ लेना देना होगा। एक्सपर्ट्स ने दोस्तों पिरामिड्स में 2 अलग अलग सुरंगों को पाया, ऐसे सुरंग जो हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ जा रहे थे। एक्सपर्ट्स को लगा कि शायद ये स्टार के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का असली मतलब एक्सपर्ट्स को पता नहीं लगा कि वाकई में ये 2 सुरंगों को बनाया क्यों गया होगा पिरामिड्स में। इसीलिए दोस्तों 2020 में एक छोटा सा रोबोट बनाया गया जो इन 2 सुरंगों में जाकर फुटेजेस को कैप्चर कर सके, ताकि इस बात की अच्छे से जांच की जाए कि इन सुरंगों को बनाने के पीछे का मतलब क्या था इजिप्टियंस के द्वारा। 9 घंटे की फुटेजेस को कैप्चर करने के बाद दोस्तों ये रोबोट के सामने एक बड़ा सा स्टोन आता है। ऐसा लग रहा था कि शायद इस स्टोन को इंटेंशनली इस सुरंग में रखा गया हो ताकि कोई उस पार ना जा सके, पर रोबोट जो है वो कामयाब रहता है इस स्टोन को पार करने में और उसे उस पार एक चेम्बर मिलता है, एक ऐसा चेम्बर जिसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स और कार्विंग्स बनी हुई है। अब इसको कैप्चर करने के बाद दोस्तों रोबोट फिर से अपने रास्ते पर आगे चलने लगता है और उसे फिर से एक स्टोन मिलता है, एक दूसरा स्टोन जो फिर से ऐसा लग रहा था कि किसी ने इंटेंशनली ही रखा होगा ताकि उस पार कोई फिर से ना जा सके। अब दोस्तों होता क्या है, जो रोबोट होता है इस स्टोन को पार करने में नाकामयाब रहता है और इस मिशन को जो है यहाँ पर ही रोकना पड़ता है और हमारे पास यहाँ तक की फुटेज कैप्चर हो पाती है। पर दोस्तों जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कंक्लूजन पर आए ये जो पतले से सुरंग थे इनको कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया होगा। शायद
उस वक्त फेरोज जो है वो ऐसा मानते थे होंगे कि इसमें से आत्मा निकलकर उनकी उन तारों की तरफ जाएगी, या फिर उस वक्त इन पतले सुरंगों में से उस वक्त कम्युनिकेशन किया जाता था होगा। पर जो है इन सुरंगों के पीछे हमें जो असली मतलब पता लगना चाहिए था, शायद वो हमें पता नहीं लगा। लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत अच्छी तरह से है कि एंशिएंट इजिप्टियंस तारों को और अलग अलग सेलेस्टियल इवेंट्स को अच्छे से स्टडी किया करते थे। हमें इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब हम ये देखते हैं कि ये 3 पिरामिड्स को साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में नियरली परफेक्ट अलाइन किया गया है। नियरली परफेक्ट डायरेक्शंस का पता लगाना तभी मुमकिन हो सकता है जब कोई सूरज के पोजीशंस को पूरे साल अच्छे से स्टडी करे। अब ऑब्वियस सी बात है, इजिप्टियंस ने ये कोई जादू से तो नहीं किया होगा, उन्होंने कोई नेचुरल मेथड से ही हर साल ये जो सूरज का मूवमेंट है उसको स्टडी किया होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है दोस्तों जब एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि हर साल एक पर्टिकुलर डे पर जो सूरज है वो सबसे छोटे पिरामिड के पीछे सेट हो रहा है, जब उसे स्फिंक्स के डायरेक्शन से देखा जाए। ये उस दिन होता है दोस्तों जब पूरे साल में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। इस इवेंट को दोस्तों हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ऐसे एग्जांपल्स दोस्तों हमें हमारे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। एक मंदिर में होता क्या है कि हर साल एक पर्टिकुलर डे पर जो सूरज की रोशनी है वो स्टैचू पर ही गिरती है और ऐसा हर साल देखने को मिलता है। तो ये नेचुरली सूरज के पोजीशंस को दोस्तों स्टडी कर किया जा सकता है और ऐसे एग्जांपल्स हमें कई और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में भी देखने को मिलते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, पोजीशंस का तो पता नेचुरली लगाया जा सकता है, लेकिन इजिप्ट के एक टेम्पल में हेलीकॉप्टर, एक टैंक और यूएफओ की कार्विंग्स मिलना, क्या एंशिएंट इजिप्टियंस को हमारे फ्यूचर के बारे में पता था या फिर उन्होंने उस समय अपने आंखों से ये सब देखा है? आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वेल दोस्तों, इसके पीछे भी एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, पर ये सब जानने से पहले हमें एक कहानी को जानना पड़ेगा। ये जो सारे वॉल पर सिंबल्स है दोस्तों, इसको आप इजिप्टियन के अल्फाबेट समझ सकते हो। जैसा हम लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं, यहाँ इस दीवार पर भी वही सेम चीज हो रही है। दरअसल दोस्तों ये इजिप्ट की एक टेम्पल है। इस टेम्पल को दोस्तों एक फेरो ने बनाया था और इस फेरो का नाम सेटी 1 था। और दोस्तों यहाँ पर हम जो हेलीकॉप्टर का इसका सिंबल देख रहे हैं, ये उसी फेरो के बारे में लिखा गया है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इस फेरो के नाम के ऊपर एक और नाम लिखा गया है। और दोस्तों ये जो फेरो है सेटी 1, जब इसका रूल खत्म हुआ तो इसके नाम के ऊपर ही इसके बेटे का नाम लिख दिया गया। अब इसके बेटे का नाम दोस्तों रामेसेस 2 था और आप यहाँ पर देख सकते हो, पर पता नहीं लगेगा। पर जब जानने की कोशिश की गई तो यही पता लगा कि एक नाम के ऊपर दूसरा नाम मतलब छाप दिया गया है। ये सब दोस्तों तब जाकर क्लियर हुआ जब एक्सपर्ट्स को सेटी 1 का कहीं और नाम लिखा हुआ मिला इजिप्ट के एक वॉल पर। और आप यहाँ देख सकते हो इस नाम से ये जो सिंबल्स है वो कितना मैच हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसी नाम के जो सिंबल्स है इसके ऊपर एक दूसरे सिंबल्स को मतलब ऐड कर दिया गया है। और क्योंकि हम हर जगह पैटर्न्स को ढूंढते रहते हैं और हमें यहाँ पर पैरिडोलिया हो गया। पर यहाँ पर कोइंसिडेंस भी जो है इस तरह से घटा है कि सारी की सारी जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो एक ही लाइन में यहाँ पर आ गई। इससे हटके दोस्तों एक और कार्विंग है जो ये भी ज्यादा फैलाई जाती है कि इसमें बताया जाता है कि एक बड़े से लाइट बल्ब को दिखाया गया है। इस इमेज में दोस्तों एक्चुअली एक स्नेक बाहर निकल रहा है एक फ्लावर से। ये बात तब कंफर्म हुई जब एक और इजिप्ट के टेम्पल पर सेम कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिली। इसमें भी दोस्तों दीवार पर ऐसा मतलब ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें से एक फ्लावर में से स्नेक बाहर आ रहा था और तब जाकर ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कुछ कहानी बताने की कोशिश की जा रही है और ना कि ये कोई एक लाइट बल्ब है। पर दोस्तों ये नेचुरल एक्सप्लेनेशंस मिलने के बावजूद भी कई सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरीज बनाई है कि कैसे इतने बड़े पिरामिड्स को शायद कोई एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन दोस्तों इसका सबूत भी हमें यहाँ पर एक पेंटिंग से ही मिलता है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इजिप्टियंस एक बड़े से स्टैचू को खींचकर लेके जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कैसे आगे की तरफ एक लिक्विड डाला जा रहा है ताकि ये जो स्टैचू का वजन है उसको आसानी से खींचा जा सके। पर हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो पेंटिंग है वो सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऊपर कैसे लेके गया होगा। पर दोस्तों जहां तक है इसके पीछे भी कोई नेचुरल मेथड ही रहा होगा जहां तक मैं समझता हूं। और ये बात भी सही है दोस्तों, वो नेचुरल मेथड क्या था इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो काफी अंदाजा लगाने की ये कोशिश किए है कि वो नेचुरल मेथड क्या हो सकता है। और उन्होंने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि
कुछ नेचुरल मेथड से इतने बड़े ब्लॉक्स को बिना टेक्नोलॉजी के उस समय ले जाना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन सारे नेचुरल मेथड्स को सामने रखने के बावजूद भी कुछ मतलब ऐसे क्लेम्स है कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के, वो ये बताते हैं कि शायद इजिप्टियंस का ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट रहा होगा और उन्होंने ही इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने में इजिप्टियंस की मदद की होगी। कई सारे दोस्तों टीवी पर ऐसे शोज आते थे जिसमें यही बताया जाता था, अजीब अजीब थ्योरीज। अब देखिए उनकी भी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, अगर वो एक शो पर नेचुरल मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझाने लग जाएंगे तो जो है ऑडियंस उतना मतलब फैसिनेट नहीं होगी वो स्टोरी से। जब उसमें से मिस्ट्री ही हट जाएगी और साइंस आ जाएगा तो मतलब ये सब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा उसको देखना। तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा इस शो में शायद ऐसा किया गया होगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे भी जो नेचुरल एक्सप्लेनेशन मिला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं ऐसी मतलब अजीब अजीब सी वेग थ्योरीज को मतलब सामने रखता तो शायद इससे मेरे वीडियो का ज़्यादा रिटेंशन होता, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आधी से ज़्यादा ऑडियंस मतलब अब तक इस वीडियो को छोड़ के जा चुकी होगी ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते। पर देखिए दोस्तों, ये ख्याली पुलाव बनाकर अजीब अजीब थ्योरीज बनाकर मतलब इससे अच्छा तो बेटर यही है कि हम जो सच है उसको समझें। अब देखिए दोस्तों, ये भी सही बात है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पहले के समय में इन तारों को देखकर उसमें कहानियां ढूंढने की कोशिश करते थे, और इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस वक्त जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाला कोई नहीं था। दुनिया के दोस्तों अलग अलग कोने से अलग अलग सिविलाइजेशंस ने ओरायन कॉन्स्टिलेशन में अपने अलग अलग कहानियां लिखी है दोस्तों। इजिप्टियंस ने दोस्तों ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में अपने भगवानों को देखा, वहीं रोमन्स और ग्रीक्स ने ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में एक हंटर को देखा। वही हम अगर हमारे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उसमें हमारे एंशिएंट इंडियंस ने एक डीर के हेड को देखा, मतलब एक हिरन का सर। और दोस्तों उस समय इस कॉन्स्टिलेशन को मृगशिरा का नाम दिया गया है। इसका मतलब वही होता है, एक हिरन का सर। पर दोस्तों आज के समय हमारी जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना बढ़ गया है, हम आज के समय इन तारों में कहानियां अब नहीं ढूंढते। हम इन तारों के पीछे जो ठोस सबूत है वही ढूंढना चाहते हैं और हम उसी का पता आज भी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात जरूर है कि उस समय जो हमारे एंसेस्टर्स ने इन तारों को मतलब कहानियां दिए थे, हम उस कहानियों से बस आज के समय इन तारों को आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, उस चीज़ को हमने आज तक नहीं बदला। आज भी हम ये जो कॉन्स्टिलेशन है उसमें मतलब ये फिगर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हम कहानियों से ही रिलेट कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने कहानियां इन तारों में देखी थी। आज के समय में भी दोस्तों ओरायन कॉन्स्टिलेशन हमसे कई सारे राज छुपा के बैठा है। हमें इस वक्त भी नई नई चीजें मिल रही है ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में। 2023 की ही बात है दोस्तों, बस लास्ट ईयर जब जेम्स वेब टेलीस्कोप से ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में ऑब्जर्वेशंस की गई तो हमें ओरायन नेबुला में 80 से भी ज्यादा नए एक्सोप्लैनेट्स मिले, और ये पहली बार हुआ था। आज से पहले इतने एक्सोप्लैनेट्स ओरायन नेबुला में एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में हमें पता भी नहीं था। अब ये जो एक्सोप्लैनेट्स हमें मिले हैं दोस्तों, ये जुपिटर से भी ज्यादा बड़े हैं और ये पेयर्स में एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों एक्सपर्ट्स ने इन एक्सोप्लैनेट्स को जंबोस का नाम दिया गया है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट्स जो है वो अपने आप को ही ऑर्बिट कर रहे हैं, एक दूसरे को पेयर्स में ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये कोई तारे के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को दोस्तों रोग एक्सोप्लैनेट्स भी कहते हैं, जिनके मतलब कोई स्टार्स नहीं होते और ये अकेले ही फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं। अब ये देखना जरूर बाकी है कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स का जो है यहाँ पर ओरायन नेबुला में ऑरिजिन क्या रहा होगा, मतलब ये आए कहाँ से होंगे, या फिर तो ये कोई अपने ही सिस्टम से बाहर निकाले गए, फेंक दिए गए, या फिर ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही बने होंगे। और दोस्तों हमारा जो तारों को देखकर कहानियां ढूंढने का सफर है वो वहां से लेकर आज जो हम ठोस सबूतों को ढूंढ रहे हैं हमारे आंखों से ऑब्जर्व करके, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो क्यूरियोसिटी के चलते इन तारों में कहानियां ढूंढने लगे, और जनरेशन बाय जनरेशन हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ते गई और आज हम इस मुकाम पर है कि हम यूनिवर्स में दूर दूर तक देख सकते हैं। और आज हमने हमारी टेक्नोलॉजी से पता लगा लिया है कि ये जो तारे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सूरज जैसे ही तारे हैं, और हमारा सूरज भी एक तारा है और कुछ नहीं। अब दोस्तों ओरायंस कॉन्स्टिलेशन में किस तरह के तारे हैं, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। मतलब ये तारे हमारे सूरज के कंपैरिजन में कितने बड़े हैं, कौन से टाइप के तारे हैं और ये कितने दूर है हमसे। आप यहाँ पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ हमेशा की तरह। गुड बाय।